बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहीद, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट 1 न्यू बुक, इसे हमने सीखना शुरू किया है और हमने शुरुआत की है चैप्टर नंबर 1 से, और इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में मैं दे चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल का तारुफ लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज़ स्टडी की, और पहले ही लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी स्टार्ट कर दिया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है तारीख़ी पस मंज़र। क्या मतलब इसका? यानी पीरियोडिक टेबल किन मराहिल से गुज़रता हुआ आज इस शेप में हमारे सामने मौजूद है। वो इसमें सिर्फ एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ एक साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले नहीं किया। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया और एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, अरेंज किया, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें। और लेक्चर नंबर 1 में हम यही देख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने का असल मकसद यही है कि ना सिर्फ हम एलिमेंट्स को स्टडी कर सकें, बल्कि जो उनके कंपाउंड्स हैं उनको भी स्टडी कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 की थोड़ी सी समरी मैंने आपको बता दी कि लेक्चर नंबर 1 में जो चैप्टर नंबर केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 1 उसका जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दिया और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शुरू किया था। अब उसमें हमने किस साइंटिस्ट को पढ़ा? लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया अल-राज़ी के बारे में। उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, किन खूबियों की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, उस ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स थे। उसके बाद लेवाज़ियर, इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, किन खूबियों की बुनियाद पर पढ़ चुके। डुब्रीनर, इनकी अरेंजमेंट एलिमेंट्स की, वो भी हम पढ़ चुके। और जॉन न्यूलैंड्स, इनकी भी अरेंजमेंट पढ़ चुके। मैं सिर्फ एक एक जुमला बयान कर देता हूँ। डुब्राइनर ने पेश किया था लॉ ऑफ ट्रायड्स और न्यूलैंड्स ने पेश किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या हैं ये? लेक्चर नंबर 1 में हम तफसील से जिक्र कर चुके हैं, इनकी खूबियाँ भी और इनकी खामियाँ भी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहीं से ही सिलसिला आगे शुरू करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने साइंटिस्ट पढ़ना है वो है दिमित्री मेंडलीफ। अब बात फिर मैंने वही अर्ज़ की है, मेंडलीफ भी लफ्ज़ ठीक है, मेंडलीव भी ठीक है, रशियन साइंटिस्ट था ये। अच्छा, कब की बात है? 1869। ये जो आपकी न्यू बुक है ना केमिस्ट्री की, ये सारी डेट्स उसके मुताबिक लिखी गई हैं, कीप इन माइंड। सो 1869 में मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, बता चुका हूं कि ये रशियन साइंटिस्ट था और इसका पीरियोडिक टेबल बहुत अपने ज़माने में बहुत बेहतरीन पीरियोडिक टेबल माना जाता था, समझा जाता था। क्यों? वो इस वजह से कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स की शक्ल में और पीरियड की शक्ल में, और एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास की बुनियाद पर। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ जी। सो अब चूंकि इसने अपने ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पीरियोडिक टेबल पेश किया, इसलिए इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपकी बुक के मुताबिक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ आपकी बुक के मुताबिक है, न्यू सिलेबस के मुताबिक है। सो रशियन साइंटिस्ट बेहतरीन पीरियोडिक पेश किया, पीरियोडिक टेबल बनाया अपने दौर में, और इस वजह से इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया। अब इससे आगे चलें जी। मेंडलीफ के दौर में सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे तकरीबन। तो जाहिर है मेंडलीफ ने इन्हीं 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना था पीरियोडिक टेबल में। किस तरह? ग्रुप्स की शक्ल में और पीरियड की शक्ल में। अच्छा ठीक है जी। अब इस अरेंजमेंट के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए मेंडलीफ ने अपना एक लॉ पेश किया, और उस लॉ को हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है क्या? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की तरफ अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस लॉ के मुताबिक
प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? ये प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप यहां देखें पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुए कहीं लफ्ज आ जाए सिर्फ इतना ही कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तो उसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा। सो दोबारा जरा सुनिएगा कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ है उसके मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मैसेज। अब इसका मतलब क्या है? इसके दो बड़े आसान मतलब निकाल सकता हूं, बता सकता हूं। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप तो जो फरमाइएगा, अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें, अब कैसे अरेंज करें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा वो पहले, जिसका उससे ज्यादा वो दूसरे, जिसका उससे ज्यादा वो तीसरे, जिसका उससे ज्यादा वो चौथे नंबर पर रखा जाएगा। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन होगा किस सेंस में? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की सेंस में होगा। ठीक हो गया? एटॉमिक मास के मुताबिक होगा। तो वो कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पाई जाएगी। ये है इसका मतलब, पीरियोडिसिटी पाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इधर देखिएगा कि जो ही एक पीरियड खत्म होगा तो फिर जाहिर है नया पीरियड शुरू होगा, लेकिन ग्रुप सेम होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जनाब जो ग्रुप होंगे उन ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इसका मतलब यह है कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। मैंने लफ्ज सेम नहीं कहा, सिमिलर कहा है। सेम और सिमिलर में फर्क होता है। सेम का मतलब तो 100% एक जैसे, सिमिलर का मतलब होता है काफी हद तक मिलते जुलते, 100% सेम नहीं, ये मतलब है जी इसका, जरा ध्यान में रखिएगा। अब दोबारा जरा सुनिएगा कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर अरेंज करें, तरतीब दें, तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेंगी, रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, इसका यह मतलब है। अच्छा, एक और खूबी भी जरा सुनिएगा, ये आप उसकी खूबियां बयान कर रहा हूं। किसकी? मेंडलीफ की, जो उसने पीरियोडिक टेबल पेश किया। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया ना, उसको अरेंज कैसे किया? इधर देखिएगा, उसने ग्रुप्स भी बनाए और पीरियड्स भी बनाए, ग्रुप्स भी बनाए और पीरियड्स भी बनाए। ठीक, अब ये जो वर्टिकल कॉलम हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप, ये डेफिनेशन है। सो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। मेंडलीफ ने ग्रुप्स कितने बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप्स कितने बनाए? उनकी तादाद थी 8। तादाद कितनी थी? 8। ये जरा ज़हन में रखिएगा। ये मैं साथ साथ ये भी आपको बता दूं, हम पढ़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी तारीखी पसमंजर, तारीखी पसमंजर। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये जो हम तारीखी पसमंजर पढ़ रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट के नाम आए हैं, अब इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डुब्रेनर है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, न्यूलैंड्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। मेंडलीफ, अब देखिए, अब नई बुक है, इसके मुताबिक वो सवाल कैसे चुनता है। बनाने को उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, शॉर्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन जितना आपकी बुक में लिखा है उसके मुताबिक अगर बात करूं तो इसे भी हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा जहन में रखिएगा। आगे चलिए, बात में ये कर रहा था कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसे अरेंज किया ग्रुप्स की शक्ल में और पीरियड की शक्ल में। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वर्टिकल कॉलम हैं, इन वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी थी? 8। मैं बार बार कह रहा हूं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। और ये भी जरा जहन में रखिएगा, वो ये कि जनाब जो एलिमेंट्स होंगे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिए, ग्रुप के अंदर ये देखें, इस एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मैं मिसाल देने लगा हूं। फर्ज करें यहाँ पर मौजूद है लिथियम, यहाँ मौजूद है सोडियम, यहाँ मौजूद है पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह वगैरह। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेम ग्रुप में मौजूद हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। यही मैं बार बार आपके सामने बात कर रहा हूं।
आगे ज़रा चलिएगा जी। वो ये कि उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसे अरेंज किया ग्रुप्स की शक्ल में और पीरियड्स की शक्ल में। अब पीरियड की डेफिनेशन क्या है? पीरियड की डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब इधर देखिएगा ज़रा, ये तो हो गए ना वर्टिकल लाइंस। अगर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ की जाएं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बेशक कह लीजिए, इन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की तादाद 12 थी। ये छोटे छोटे एमसीक्यू जरा जहन में रख लीजिएगा कि मेंडलीफ के ग्रुप्स कितने थे? 8, और मेंडलीफ के पीरियड्स कितने थे? 12 थे। अच्छा, ये आप उसकी खूबियां ही समझिए। मजीद एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मजीद एडवांटेजेस क्या थे। उसने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, ही लेफ्ट मैनी वेकेंट स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस, उसने कई खाली जगह छोड़ी। अब आप कहें जी कई खाली जगह क्यों छोड़ी? मैं अभी उसका आंसर देता हूं। और खाली जगह छोड़ने का मतलब क्या है वो मैं आपको एक छोटी सी यहां पर डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है जी? ये ग्रुप्स हैं। क्या है? ये ग्रुप्स हैं। ओके, तो ये क्या हो गए? पीरियड्स हो गए। समझ गए जी? ये क्या हो गए? पीरियड्स, जो कि मैं अभी बार बार आपके सामने डिफाइन कर चुका हूं। इसमें कई जगहों पर तो उसने उस जमाने में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो रखे। जैसे कि मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं, यहां पर मौजूद फर्ज करें लिथियम है, यहां पर सोडियम है, वगैरह वगैरह। इसी में बाज़ जगहों पर उसने खाली जगह भी छोड़ दी, जानबूझकर खाली जगह भी छोड़ दी, जैसे यहां पर कहा गया है वेकेंट स्पेसेस, खाली जगह भी छोड़ दी। अच्छा, और उसने क्या कहा कि मेरे बाद अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, अब मिसाल मैं देने जा रहा हूं, मिसाल के तौर पर जर्मेनियम की, तो उसने कहा, फर्ज करें ये जगह उसने खाली छोड़ी और उसने कहा यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसकी फलां 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 केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो इत्तेफाक से उसके बाद जर्मेनियम एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसे इसी वेकेंट खाली जगह के ऊपर रखा गया, तो उसकी वही प्रॉपर्टी सामने आई जो मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। इसका मतलब है कि उसकी खूबियों में, उसके पीरियोडिक टेबल की खूबियों में एक खूबी ये भी शामिल है। एक खूबी तो ये होगी कि उसने ग्रुप बनाए, एक खूबी ये होगी पीरियड्स बनाए, और अगला एडवांटेज ये खूबी ये है कि उसने वेकेंट स्पेसेस छोड़ी और वक्त से पहले ही बता दिया कि यहां आने वाले एलिमेंट की क्या क्या खुसूसियात हो सकती हैं, तो उन एलिमेंट्स की खुसूसियात को भी उसने प्रिडिक्ट कर दिया। आगे चलिएगा जी। एक और उसका एडवांटेज या खूबी या प्लस पॉइंट वो ये है कि उसने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की करेक्शन भी की। किसने? मेंडलीफ ने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन भी की। मिसाल देने लगा हूं जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं जिक्र करूं ब्रिलियम का, तो ब्रिलियम का पहले पुराना एटॉमिक मास समझा जाता था तकरीबन 13.5, तकरीबन 13.5। मेंडलीफ ने कहा कि ब्रिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 13.5 नहीं हो सकता। अब क्या ब्रिलियम ने खुद उसे बताया था? नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ क्या? वो ये कि जो ही इस एटॉमिक मास के मुताबिक उसने ब्रिलियम को ग्रुप और पीरियड में रखने की कोशिश की, तो ब्रिलियम वहां पर आया जहां पर ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की खुसूसियात सिमिलर नहीं थी, जबकि हमने तो सबसे बड़ा पॉइंट ही यही बताया है कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि ग्रुप के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ब्रिलियम को जब रखा गया तो उसके ग्रुप के एलिमेंट से वो काफी हद तक डिफर करता था, तो उसने कहा कि नहीं, ब्रिलियम को होना चाहिए ग्रुप नंबर 2 में। तो अगर वो ग्रुप नंबर 2 में रखा जाए तो फिर उसका एटॉमिक मास तकरीबन कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो फिर उसने करेक्ट करके इसका ब्रिलियम का एटॉमिक मास कितना बताया? 9, तकरीबन 9। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तकरीबन आज जो नया एटॉमिक मास है, मॉडर्न एटॉमिक मास किसका? ब्रिलियम का, वो तकरीबन 9 ही है। तो इस तरीके से उसने करेक्शन की। फिर एक और मिसाल भी दी जा सकती है IN। IN का मतलब इंडियम, ये एलिमेंट का नाम है। IN इंडियम एलिमेंट का नाम है। तो पहले समझा जाता था कि जो इंडियम है उसका एटॉमिक मास है 75। इसने कहा नहीं, जैसे ब्रिलियम का 13.5 नहीं है, इंडियम का भी 75 नहीं है।
असल में इसका इंडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 113 और तकरीबन आज भी इसी के ही करीब है। तो और भी मिसालें हैं, जैसे यूरेनियम के एटॉमिक मास को करेक्ट किया, टेलोरियम के, आयोडीन के वगैरह वगैरह। तो इसका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मेंडलीफ ने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को दुरुस्त भी किया। ले जी अब आगे चलते हैं। देखिए मेंडलीफ की यहाँ से हमने खुसूसियात शुरू की हैं, इतनी तारीफ़ें की हैं, तो थोड़े से डिफेक्ट भी तो हो जाने चाहिए ना, पता चले कि इसमें कोई खामी भी थी या नहीं, तो उस तरफ जाने लगे हैं। मैं यहाँ सिर्फ समरी बयान कर दूँ। उसने पीरियोडिक लॉ पेश किया, अपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया और कई एलिमेंट्स की खुसूसियात को प्रिडिक्ट किया और कई एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को दुरुस्त किया। तो ये सारी उसकी खुसूसियात थी, खूबियाँ थी। अब आगे चलिए कि उसके कुछ डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स भी थे। द आंसर इज यस। जाहिर है देखिए इंसान परफेक्ट नहीं है, तो जब परफेक्ट नहीं है तो वो कोशिश करता है अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो देख लीजिए कहाँ से बात शुरू हुई अल-राज़ी, तो फिर कहाँ तक पहुँची मेंडलीफ तक, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा बात आगे ज़रा चलेगी, डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। मेंडलीफ के डिफेक्ट्स में नो प्रॉपर पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स, आइसोटोप के लिए कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं थी। अब आप कहें जी वो कैसे, मैं मिसाल देने लगा हूँ जी, मिसाल देने लगा हूँ हाइड्रोजन की। अच्छा फिर हाइड्रोजन, अब देखिए ना मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक मास की बुनियाद पर। ये देख लीजिए यहाँ, ये देख लीजिए एटॉमिक मास की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट कह लीजिए। यहां पर भी मैंने यही जिक्र किया है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। तो फिर हुआ क्या, हुआ कुछ यूं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 हैं। एक का एटॉमिक मास है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का 3। अब एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो एक ही है ना, एलिमेंट तो एक ही है, आइसोटोप्स कितने हैं, 3। तो फिर अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक मास की बुनियाद पर, तो एक एलिमेंट के लिए 2 2 3 3 4 4 जगह छोड़नी पड़ेंगी, 3 3 4 4 5 5 जगह रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आ गई। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, आइसोटोप कितने हैं, 3, तो फिर एक एलिमेंट को 3 जगह देनी पड़ेंगी पीरियोडिक टेबल में, तो ये मुसीबत पड़ जाएगी। अब फर्ज करो जी हाइड्रोजन के तो 3 हैं, तो जिसके 6 हैं आइसोटोप्स, जिसके 11 आइसोटोप्स हैं, उनके लिए क्या करेंगे, तो एक एलिमेंट के लिए इतनी ज्यादा जगह छोड़ी नहीं जा सकती, तो ये खराबी पैदा हो गई। दूसरी खराबी की तरफ जरा चलिएगा जी, वो क्या है, वो है पोजीशन ऑफ पोटाशियम, पोटासियम बेशक कह लीजिए, पोटासियम एंड ऑर्गन। अच्छा अब देखिए मैं फिर कहने लगा हूं कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक मास की बुनियाद पर, और वो भी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले बता चुका हूं, दोबारा फिर सुनिए। जो पोटासियम है उसका एटॉमिक मास कितना है, 39, और जो ऑर्गन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 40। बात समझ में आ गई। अब उसके रूल के मुताबिक पोटासियम आना चाहिए पहले, ऑर्गन आना चाहिए बाद में। तो जब आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो पोटासियम चला जाएगा नोबल गैसेस में और ऑर्गन आ जाएगा अल्कली मेटल्स में, तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो फिर उसने खुद ही अपने लॉ की क्या कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, मजबूरन ऑर्गन को पहले और पोटासियम को बाद में रखना पड़ा। तो ये गड़बड़ हो गई ना। हालांकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर पोटासियम पहले और ऑर्गन बाद में आना चाहिए। क्लियर। अब ये भी गड़बड़ हो गई। अब आगे जरा चलिएगा जी। वो क्या, वो ये है कि अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में रख दिया। ये मैं बात कर रहा हूं डिफेक्ट्स की। किसके डिफेक्ट्स की, मेंडलीफ के। ये रहा जहन में रखिएगा, अल्कली मेटल्स को और कॉइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में रख दिया। अल्कली मेटल्स कौन से, मिसाल के तौर लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह वगैरह, इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स, जो कि आज ग्रुप नंबर 1 में, आज ग्रुप नंबर 1 में शामिल हैं। जरा जहन में रखिएगा जी। और इन्हीं के साथ मेंडलीफ ने इन्हीं के साथ रख दिया किसको, कॉइनेज मेटल्स को। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं, कॉइनेज मेटल उन मेटल्स को कहते हैं जिससे क्वाइंस बनते हैं, सिक्के बनते हैं। और वो कौन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना। ठीक हो गया जी। तो कॉइनेज मेटल को और अल्कली मेटल्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। अब एक और गलती देखिए जी,
वो क्या गलत क्यों था वो मैं पहले बार बार बता चुका हूं। हमारा तुर्रे इम्तियाज यही है, हमारा सबसे बड़ा स्लोगन यही है कि एक ग्रुप के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जब हमने इसी को ही छोड़ दिया तो फिर तो हमारा स्लोगन खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे जरा चलिएगा जी। एक और गलती यह है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल और जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। समझ गए जी। तो ये सारी हो गई जनाब मिस्टेक्स, और भी हैं लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है। आगे जरा चलिएगा जी। अब फिर मैं थोड़ी सी समरी बयान कर दूं। हम जनाब चैप्टर नंबर 1 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, किसकी? पीरियोडिक टेबल की, जिसमें पहले लेक्चर में हम अल-राज़ी, लुवाज़ियर, डुब्रेनर और न्यूलैंड पढ़ चुके, और आज हमने पढ़ना शुरू किया मेंडलीफ। यहां तक अगर देखा जाए तो मेंडलीफ की बात हो गई पूरी, खूबियां भी हो गई, खामियां भी हो गई। ठीक, तो क्या इन खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई? कोशिश की गई, लेकिन अभी जरा ठहरिए, बात एक और साइंटिस्ट की करनी है। आपकी बुक के मुताबिक 5वां, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके मुताबिक साइंटिस्ट नंबर 6, वो है लोथर मेयर। स्पेलिंग आपकी बुक में THER लिखे हुए हैं और बाज़ जगह के ऊपर LOTHAR भी लिखे हुए हैं। बहरहाल आपकी बुक के मुताबिक LOTHER। ओके जी, मैं बार बार कह रहा हूं जो लिख रहा हूं आपकी बुक के, नई बुक के मुताबिक लिख रहा हूं। सो लोथर मेयर आपकी बुक में लिखा है उसी साल, किस साल? जिस साल में मेंडलीफ ने काम किया, तो फिर वो है 1869। ठीक हो गया। अच्छा, लोथर मेयर की एक खास खूबी क्या थी? इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट ही की बुनियाद पर अरेंज किया था, लेकिन ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन किया था। क्या? ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन किया था। बात समझ में आ गई जी? अच्छा, तो जाहिर है ग्राफ अगर बनाया है तो ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ग्राफ में उसने अलोंग एक्स एक्सिस रखा जनाब एटॉमिक वेट को, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को। अगर मैं ये कहूं कि ये ग्राफ मैं बना रहा हूं जिसमें ये है वाई एक्सिस, एक मिनट, ये है जनाब वाई एक्सिस और ये है जनाब एक्स एक्सिस, तो उसके कहने के मुताबिक जो एटॉमिक वेट हैं वो रखे जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है यहां पर हमने रखे हैं एटॉमिक वेट, यहां एटॉमिक वेट का जिक्र है। क्लियर होगी बात? इससे आगे जरा सुनिएगा जी। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम है। ये बात भी समझ में आ गई और ये लॉजिकल है, अंडरस्टूड है। वो क्या? जूं जूं ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक मैस वाला एलिमेंट होगा, जाहिर है उसका साइज बड़ा होगा तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में आमतौर पर डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये 100% ठीक नहीं है। वो बात आगे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की करेंगे तो बात होगी। फिलहाल चलें सिर्फ यही समझिए कि अलोंग एक्स एक्सिस रखा है एटॉमिक वेट और अलोंग वाई एक्सिस रखा है एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर होगी बात? अब उसने क्या कहा? उसने कहा ये, अब जरा आपकी बुक के मुताबिक, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर ऑन द कर्व्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिनकी खूबियां केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो पीरियोडिक टेबल कह रहा हूं, ग्राफ में सेम पोजीशन, सिमिलर पोजीशन पर होंगे। क्या मतलब? मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं जनाब अल्कली मेटल्स की, और अल्कली मेटल्स का अगेन क्या मतलब है? वही लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह वगैरह। क्लियर जी? अच्छा, अब ये गौर से देखिएगा, जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। अब जरा देखिए, लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम कम है, सोडियम का और ज्यादा, पोटासियम का और ज्यादा, रुबिडियम का और ज्यादा। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझ गए मेरी बात को? लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि लिथियम कहां है? टॉप पोजीशन पर। सोडियम टॉप पोजीशन, पोटासियम टॉप पोजीशन, पीक पर है। तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि ग्राफ के सिमिलर पोजीशन पर होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ये असल में वो कहना चाह रहा था। समझ आ गई मेरी बात? तो देख लीजिए, बात तकरीबन वही हो गई। लिथियम, सोडियम, पोटासियम जो है वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। यहां उसने ग्रुप नहीं बनाया, ग्राफ बनाया, ये समझाने की आपको कोशिश की है।
ले जी, अब लोथरमेर का भी जिक्र हो गया, इससे आगे चल रहे हैं। वो आपकी बुक में नंबर 6, मेरी काउंटिंग के मुताबिक नंबर 7, वो क्या जी, हेनरी मोज़ले 1913। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? वो आगे चलकर और ज़्यादा वाज़ेह होती जाएगी बात, पता चलता जाएगा। इस वक्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो असल में ये जो हेनरी मोज़ले है इसी का ही कारनामा है। अच्छा, 1913 में असल में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्सरेज पर। 1913 में ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहा था? एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर? एक्सरेज पर। एक्सरेज क्या चीज़, वो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्सरेज पर स्टडी करते करते इसने ये बात डिस्कवर की कि एलिमेंट्स की असल पहचान, उनकी खूबी एटॉमिक मैस नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मैस नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। कीप इन माइंड। अब जरा एक मैं जुमला आपको बताना चाहता हूं, इस पर जरा गौर कीजिएगा। हमने डुब्राइनर का नाम लिया, न्यूलैंड्स का नाम लिया, मेंडलीफ का नाम लिया, लोथरमेयर का नाम लिया, सबका, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये है, सब ने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मैस की बुनियाद पर, एटॉमिक वेट की बुनियाद पर। ये जो मोज़ले था इसने यही तो कहा कि एलिमेंट्स की असल खूबी उनका एटॉमिक मैस नहीं, एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट्स की पहचान उनका एटॉमिक नंबर होता है, जो कि उसने एक्सरेज एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। मैं फिर कह रहा हूं, एक्सरेज एक्सपेरिमेंट था क्या, वो बाद में देखेंगे। तो फिर इसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। अब इसने क्या कहा, ध्यान से सुना, इसने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अगेन फिर वही लफ्ज आ गया है, कौन सा, प्रॉपर्टीज का। अगेन मैं वही कहूंगा, ये प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जरा गौर करें, यहां मैंने मेंडलीफ का जिक्र किया, मैंने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और यहां कह रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है सिर्फ एक लफ्ज चेंज हुआ है, एक लफ्ज चेंज हुआ है, वो ये कि मेंडलीफ ने कहा एटॉमिक मैस, इसने कहा एटॉमिक नंबर, ये चेंज हुआ है। और इस चेंज होने से बहुत बड़ा इनकलाब आ गया और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो गलतियां थी उन गलतियों को दुरुस्त कर दिया गया। क्लियर? वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब इसके मुताबिक फिर वही बात आ गई कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया, उसके ग्रुप्स भी बनाए गए और पीरियड भी बनाए गए, और यही कोशिश की गई, यहां जो मैंने आपके सामने लिखा और जो मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, यही कोशिश है कि जो एक ग्रुप होगा उसके अंदर एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले आने चाहिए। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा। तो यहां भी हमें यही नजर आता है। अब आगे चलते हैं अगले हिस्से की तरफ कि अब क्या इंप्रूवमेंट क्या आई हैं मेंडलीफ के। इधर देखिएगा, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था जिसमें गलतियां थी, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई गई हैं। किसने लाई हैं जी? मोज़ले ने, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसे हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सरेज। अब जरा देखिएगा और तवज्जो से, पहले हमने क्या कहा था डिफेक्ट्स में, मेंडलीफ के डिफेक्ट्स में क्या कहा था कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी कोई भी प्रॉपर पोजीशन हमें पता नहीं चलती, बल्कि यूं कह लीजिए कि जो आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट 2-2, 3-3, 4-4 जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मैस की बुनियाद पर है, इसलिए। लेकिन जो ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, तो फिर ये खराबी दूर हो गई। हुई वो कैसे? वो इस तरीके से कि एटॉमिक मैस तो डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना। एटॉमिक मैस तो डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना। इसलिए एक एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह मिली और ये खराबी दूर हो गई। लें जी, अब यहां पर चलते चलते मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो लफ्ज है ना आइसोटोप का, आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेसेस। तो यही तो कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट के जितने मर्जी आइसोटोप्स हों, 2, 3, 4, 5, 6, उन्हें पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह मिलेगी, सेम प्लेस मिलेगी, और ये गलती दूर हो गई। अब आगे जरा चलते हैं जी, पोजीशन किसकी? पोटासियम और आर्गन की, तो वो भी ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? वो इसलिए क्योंकि पोटासियम और आर्गन को अरेंज किया गया। अब अरेंज किया गया किस बुनियाद पर? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, मैस की बुनियाद पर नहीं। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। आर्गन का कितना है? 18। तो पहले किसे आना चाहिए? पोटासियम को, बाद में किसे? आर्गन को। ठीक हो गया। जो यहां मिस्टेक थी वो मिस्टेक खत्म हो गई, क्योंकि यहां यही मिस्टेक थी ना
कि पोटासियम जो है वो पहले आना चाहिए, बाद में आ रहा है, ऑर्गन बाद में आना चाहिए, यही गड़बड़ थी, तो वो गड़बड़ जो है वो दूर हो गई। मैं फिर कह रहा हूं कि पोटासियम और ऑर्गन को एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। आगे चलिए जी, आगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो मोज़ले था ना, उसने ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ये इस वक्त जो आपकी नई केमिस्ट्री की बुक है उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है, हालांकि ये थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि इससे भी स्टूडेंट की जो कंसेप्ट्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। नया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक सब ग्रुप ए और दूसरा सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। अच्छा, जो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बनाया गया तो फिर ये सारी खामी दूर हो गई। कैसे खामी दूर हो गई? मेंडलीफ ने अल्कली मेटल्स को और कॉइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में रखा था। मोज़ले ने क्या किया, उसने जो अल्कली मेटल्स हैं उन्हें रखा ग्रुप 1A में, और जो क्वाइनेज मेटल्स हैं उन्हें रखा ग्रुप 1B में। मोज़ले की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया जो कि होने चाहिए थे, तो ये भी गलती दूर हो गई। अब इसी तरीके से ये जो गलती है, ये इस पॉइंट की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और जिंक, कैडमियम और मरकरी को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। मोज़ले ने क्या किया, इसी तरीके से जो सब ग्रुप 2A है उसमें रख दिया किसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल को, और जो ग्रुप 2B है इसमें मौजूद हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसका मतलब है इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए था, अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ये बात भी जरा समझ लीजिएगा। अब आगे कुछ और इजाफी बातें हैं, वो जरा फायदेमंद है आपके लिए, वो भी सुन लें कि नोबल गैसेस के लिए एक नया ग्रुप बनाया गया जिसे ग्रुप नंबर 18A कहते हैं। तो नोबल गैसेस को ग्रुप नंबर 18A में रखा गया। क्लियर जी? फिर इसके अलावा चलो मैं अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपको दिखाऊं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये जो सबसे आखिरी वाला ग्रुप है, इसे अगर आप कहें ग्रुप नंबर 18 तो भी ठीक है, गलत नहीं। और अगर आप इसे कहें 8A, ग्रुप नंबर 8A, तो यहां पर सबसे आखिरी वाले ग्रुप में रखा गया है नोबल गैसेस को। ठीक, तो यही बार बार जो मैं पोटासियम और ऑर्गन की पोजीशन का जिक्र कर रहा हूं वो इसी के मुताबिक दुरुस्त साबित हो रही है। फिर एक और चीज़ कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के बॉटम में अलग जगह दी गई, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देख लीजिए, ये हैं जनाब लैंथेनाइड सीरीज और ये हैं एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, इन्हें पीरियोडिक टेबल में बॉटम में अलग से जगह दी गई। सो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर भी मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी। जो मॉडर्न पीरियड, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है डियर स्टूडेंट्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी नई बुक में पब्लिश किया गया है। सो सिर्फ समरी सुन लीजिए। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने शुरू कर रखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी कर लिया और ये हमने लेक्चर नंबर 2 में, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने मेंडलीफ पढ़ लिया, लॉथरमेयर पढ़ लिया और मोज़ले पढ़ लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तरीके से पढ़कर और आगे लोगों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। इल्म है जहां तक भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश है कि अपनी बिसात के मुताबिक अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर करता रहूं। इंशाल्लाह मज़ीद इन लेक्चर में भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मज़ीद इम्प्रूव्ड चीज़ें आप देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।